बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, लास्ट क्लास पे हम लोगों ने टैक्स ईयर को डिस्कस कर लिया। मैंने लास्ट क्लास के एंड में बताया था कि जो किताब आपके सामने है ये हम फॉलो करेंगे। ये कैफ 2 के लिए स्पेशली डिज़ाइन की गई किताब। इस किताब के अंदर आई कैप के पुराने तमाम पास्ट पेपर्स 2023 तक की अटैम्प्ट के, सितंबर 2023 तक की अटैम्प्ट तक के क्या हैं सॉल्व होंगे, लेकिन वो टॉपिक वाइज सॉल्व होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद आपके पास 4 अटैम्प्ट और हैं। कौन सी 4 अटैम्प्ट? 2024, 2025 और एक अभी हो जाएगी 2026। 5 अटैम्प्ट। उनका क्या करना है? उनका ये करना है कि उन 5 अटैम्प्ट को आपने 5 पेपर मानते हुए इस तरह सॉल्व करना है कि आप अज्यूम करें वो पेपर आपने दिए थे, और क्या इतनी तैयारी में आप वो पेपर देने के काबिल हैं या नहीं। हर बाद में आने वाले को एक अटैम्प्ट इजाफी मिल जाती है बतौर पास पेपर। तो ज़रा अगर हम इसको रिवर्स मोड पे जाके देखें तो जिन लोगों ने माजी में पेपर पास किए उनके पास बहुत कम मटेरियल था प्रैक्टिस करने के लिए और पास होने के लिए, लेकिन फिर भी वो पेपर पास कर गए। इसका मतलब जितना ज़्यादा वक्त गुजर रहा है उतना ज़्यादा मटेरियल क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। इतना ज़्यादा मटेरियल जमा हो रहा है, सवाल है कितना मटेरियल प्रैक्टिस करेंगे। तो बताने का मतलब ये है कि मटेरियल तो जमा होता चला जाएगा, तो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, फिर कॉम्प्रीहेंशन को समझना और सवाल समझ के सॉल्व करने की काबिलियत होना, ये क्रिएट हो जाएगी तो आप पेपर पास कर जाएंगे। तो उसके लिए इनफ प्रैक्टिस है, लेकिन अभी मटेरियल बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप मटेरियल देखकर, चीज़ें देखकर कितना सब कुछ करना है स्ट्रेस का शिकार होंगे तो अच्छी बात नहीं। ठीक है, तो रेलिवेंट मटेरियल किताब में शामिल है, प्रैक्टिस करें। उसके बाद सिंपल, ये सब कुछ प्रैक्टिस करने के बाद आ जाएं कहाँ पर आप आ जाएं स्प्रिंग 2024 के अटैम्प्ट पर। आप बोलें जी मैं ये, मेरा समझ लें मैं ये अटैम्प्ट दे रहा हूँ तो मेरा पेपर है ये, तो मैं इसको कैसा कर पाऊँगा। तो ये आपने रखना है अपने लिए कि आपने जो कुछ अटैम्प्ट्स होंगी हर पेपर की रीसेंट, वो छोड़नी होंगी, और ये अज्यूम करना होगा कि ये पेपर मैं खुद दे रहा होता तो मेरे क्या हालात होते। तभी आप एग्जामिनर को समझ पाएंगे और वो 3 घंटे के अंदर जो पेपर मैनेजमेंट होती है वो डील कर पाएंगे। बहरहाल, तो ये चीज़ें आपके सामने हैं। किताब आप जल्द से जल्द क्या कर लें, हासिल कर लें, ताकि आप खुद इसको साथ साथ पढ़ना शुरू कर दें। किताब आपके पास होनी चाहिए। टैक्स ईयर लॉ में किस तरह लिखा हुआ है ये भी आपके सामने मैं रखता हूँ। किताब अगर आपके पास होगी तो ये स्क्रीनशॉट इसी किताब का है। ठीक है जी, अगर ये किताब आपके पास है तो जो कुछ मैंने कल पढ़ाया वही सब कुछ यहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। आइए देखिए क्या लिखा हुआ है। टैक्स ईयर इज ऑफ, कितनी टाइप का टैक्स ईयर है? नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर क्या है? अ पीरियड ऑफ फ्रॉम 1 जुलाई टू, denoted by the calendar year in which normal tax year ends. For the year ended 30th June 2003, the tax year shall be 2003. उसके बाद स्पेशल टैक्स ईयर, any income year ending other than is and denoted by the relevant to the in which special tax year ends या year end falls. ठीक है, special year from 1st January 2002 to 31st December 2002. This year end falls in the normal tax year 1st July 2002 to 30th June। क्या मतलब? 31 दिसंबर 2002 जो कि क्या है, क्लोजिंग डेट है किसकी? ये फॉल करती है नॉर्मल टैक्स ईयर 2003 के दरमियान, जो कि शुरू होता है 1 जुलाई 2002 से और ख़त्म होता है। तो लिहाजा इस स्पेशल टैक्स ईयर का नाम भी स्पेशल टैक्स ईयर 2003 होगा। ठीक है ना? फिर आता है क्या, ये कब आता है? इफ अ नॉर्मल टैक्स ईयर और स्पेशल टैक्स ईयर चेंजेस, देन द पीरियड फ्रॉम द डे next following the last full tax year at to the date of commencement of new tax year shall be treated as
ट्रांजैक्शनल टैक्स। ठीक है जी। तो ये सब बातें आपसे कल हो चुकी थी, सब कुछ आपको समझा दिया गया, पढ़ा दिया गया। अच्छा जी, अब कुछ स्पेशल डिस्कशन है इसके मुताल्लिक जो लॉ में लिखा हुआ है। मैंने कल भी आपको कहा था कि कुछ ऐसे बिजनेस हैं जिनके लिए बोर्ड मतलब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR, उसने उनको स्पेशल टैक्स ईयर बाय डिफ़ॉल्ट क्या किए, असाइन किए गए। जनरली बाय डिफ़ॉल्ट टैक्स ईयर कौन सा है? नॉर्मल। लेकिन क्या किसी के लिए कोई स्पेशल टैक्स ईयर बाय डिफ़ॉल्ट हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो लिखा हुआ क्या है? द बोर्ड हैज़ अथॉरिटी टू प्रिस्क्राइब एनी स्पेशल टैक्स in respect of any particular class of taxpayer. For example, in respect of certain classes of assess, the following special tax year are specified by the board. यानी classes of assess का मतलब क्या है? ये एक टर्म है assessment। जैसे अगर हम कहते हैं कि हम आपकी असेसमेंट करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? हम ये जानेंगे कि आपको पढ़ने के बाद कितना। तो अगर FBR असेसमेंट कर रहा है तो यहाँ बात हो रही है उस शख्स की जिसकी इनकम पर टैक्स असेस हो रहा है, जिसकी इनकम पर टैक्स मांगा जा रहा है। तो वो कहता है सर्टेन क्लासेस ऑफ असेसेस का मतलब क्या हुआ? वो लोग जो टैक्स पेयर हैं उनको FBR ने बाय डिफ़ॉल्ट क्या किया हुआ है? स्पेशल टैक्स ईयर असाइन किया हुआ है। कौन है उसके अंदर? कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग शुगर। कब से शुरू होता है इनका स्पेशल टैक्स ईयर? 1 अक्टूबर से। ख़त्म कहाँ होता है? ऑल पर्सन एक्सपोर्टिंग राइस। कब से शुरू होता है? ख़त्म कहाँ होता है? ऑल बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज। कब से शुरू होता है? 1 जनवरी। ख़त्म कहाँ होता है? अब उसके नीचे ये है कि अगर किसी शख्स को स्पेशल टैक्स ईयर असाइन नहीं हुआ हुआ और वो फिर भी स्पेशल टैक्स ईयर ऑप्ट करना चाहता है तो वो राब्ते में आएगा कमिश्नर के। कमिश्नर एक ऑफिसर है जिसको इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर कहते हैं। FBR के अंदर मुख्तलिफ ओहदे होते हैं, उन ओहदे में एक ओहदे का नाम कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। ठीक है जी। या इसको बाज़ लोग CIT कहते हैं, कमिश्नर इनकम टैक्स। ठीक है, या कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, ये टर्म इस्तेमाल की जाती है। तो आप जिस FBR के ऑफिस में, FBR के मुल्क भर में क्या बने हुए हैं? ऑफिस बने हुए हैं। जैसे हम अपने शहर की बात करें तो इसमें जो FBR का ऑफिस है उसको कहते हैं RTO1 हैदराबाद। RTO1 हैदराबाद का मतलब होता है रीजनल टैक्स ऑफिस 1। और इस शहर में एक ही टैक्स ऑफिस है। ठीक है ना? बड़ा शहर होगा तो शहर के डिवीजन वाइज मल्टीपल टैक्स ऑफिस होंगे ताकि आवाम को उनके इलाके के करीब सहूलत दी जा सके। तो कराची जैसे बड़े शहर में मल्टीपल RTOs हैं, वहाँ तो LTUs भी हैं। तो जो क्या कहते हैं FBR के ऑफिस हैं उनके मुख्तलिफ नाम। ठीक है जी। एक नाम है RTO रीजनल टैक्स ऑफिस, एक नाम है LTU लार्ज टैक्स पेयर यूनिट्स। क्या? ये ऑफिस के नाम। तो जब कोई शख्स रजिस्ट्रेशन करवाएगा इनकम टैक्स की बैठे बैठे, घर बैठे बैठे ऑनलाइन, तो सिस्टम उसको जान लेगा भाई वो कौन से शहर से बिलोंग करता है, तो वो उस शहर के RTO में रजिस्टर्ड हो जाएगा। फिर उसके मामलात सारे के सारे उस RTO के थ्रू डील हो रहे होंगे। तो फ़र्ज़ करें आप अगर हैदराबाद RTO में रजिस्टर्ड है तो आपको टैक्स ईयर चेंज करने के लिए RTO हैदराबाद में जो कंसर्न कमिश्नर है जिनके पास आपका केस है उनको अप्लाई करना होगा सिस्टम के थ्रू। ठीक है ना? अप्लाई करना होगा, एप्लीकेशन देनी होगी फॉर व्हाट? चेंज इन टैक्स ईयर। ठीक है जी। अब चेंज इन टैक्स ईयर का प्रोसीजर क्या है? हाउ टू चेंज टैक्स ईयर? सर हाउ टू चेंज? सर ये टैक्स ईयर चेंज कैसे करते हैं? जुलाई टू जून समझ नहीं आता। वालेकुम अस्सलाम। तो अब लिखा हुआ क्या है? अ पर्सन यूजिंग कोई शख्स अगर क्या यूज कर रहा है? आवाज नहीं आ रही। कोई शख्स क्या यूज कर रहा है? मैं अप्लाई इन राइटिंग टू द कमिश्नर टू अलाउ हिम टू यूज। अगर किसी को बाय डिफॉल्ट क्या साइन हुआ है और अगर वो क्या फॉलो करना चाहता है तो वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है।
एंड द कमिश्नर मे बाय एन ऑर्डर अलाउ हिम टू यूज नॉर्मल टैक्स ईयर। इस तरह अगर कोई शख्स नॉर्मल टैक्स यूज कर रहा है तो वो किसी स्पेशल टैक्स ईयर को ऑप्ट कर सकता है। अगर कोई शख्स स्पेशल टैक्स ईयर ऑप्ट कर रहा है तो स्पेशल टैक्स ईयर 11 किस्म के हो सकते हैं, क्योंकि अदर देन 30 जून तो 11 इंस्टेंसेस बनती हैं। तो वो एक स्पेशल टैक्स ईयर से दूसरे स्पेशल टैक्स ईयर पे स्विच कर सकता है, वो एक नॉर्मल टैक्स ईयर से दूसरे स्पेशल टैक्स ईयर तक स्विच कर सकता है, या फिर वो स्पेशल से नॉर्मल पे वापस आ सकता है। 3 कहानियां बनती हैं, स्पेशल टू स्पेशल, नॉर्मल टू स्पेशल, स्पेशल टू नॉर्मल। समझे पॉइंट या नहीं? तो अब क्या आ गया? द कमिश्नर शैल ग्रांट परमिशन ओनली इफ द पर्सन हैज शोन कंपेलिंग नीड। कमिश्नर साहब आपको नया टैक्स ईयर ऑप्ट करने की इजाज़त दे देंगे। जब देंगे? जब आपको इसकी शदीद ज़रूरत हो। आप बताएं शदीद ज़रूरत। टू यूज़ स्पेशल टैक्स ईयर और नॉर्मल टैक्स ईयर एज द केस में बी, एंड परमिशन शैल बी सब्जेक्ट टू सच कंडीशन इफ एनी एज कमिश्नर में इम्पोज। और हो सकता है कमिश्नर साहब आपको स्पेशल टैक्स ईयर यूज करने की परमिशन दें कंडीशनली। लॉ कह रहा है कंडीशनली। कंडीशन मतलब क्या है? वो कहेगा मैं तुम्हें 2 साल के लिए स्पेशल टैक्स यूज करने की क्या देता हूँ? इजाजत देता हूँ। ये कंडीशनल कंडीशन है। इसका मतलब 2 साल गुजरने के बाद वो परमिशन क्या हो जाएगी? विदड्रॉ हो जाएगी। तो कंडीशनल भी हो सकती है और अनकंडीशनल भी हो सकती है। यानी आपका परमानेंटली टैक्स ईयर स्पेशल भी हो सकता है, या वक्ती तौर पर आपको स्पेशल टैक्स ईयर ऑप्ट करने की इजाजत दी जा सकती है। रीजन मैंने कल भी आपको बताए थे कि भाई बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने अकाउंटिंग पीरियड के साथ ही टैक्स ईयर एंड करना चाहती हैं। ये रीजन हो सकता है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो दूसरे मुल्कों के अंदर भी ऑपरेशन चलाती हैं, उनको वहाँ भी टैक्स देना होता है, यहाँ भी टैक्स देना होता है। तो अगर उनके लिए किसी और मुल्क के हिसाब से टैक्स ईयर क्या है फिजिबल बनता है, तो वो रीज़न देकर अपनी ज़रूरत बयान करके अपना टैक्स ईयर ऑप्ट कर सकते। फिर बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जब आपको टैक्स पे करने का वक्त आ रहा है, तो वो जो वक्त एफबीआर की तरफ से टैक्स पे करने का आ रहा है, हो सकता है वो आपके लिए फिजिबल ना हो, क्योंकि बिजनेस के पास ऐसा वक्त भी गुजरता है जब उसके पास कैश फ्लोज प्रॉब्लम होता है। कभी कैश ज़्यादा होता है, कभी कैश कम होता है। तो हो सकता है अगर आपका टैक्स ईयर और टैक्स पे करने का टाइम ऐसा बन रहा हो जब आपको कोई कैश फ्लो प्रॉब्लम हो रहा हो, तो आप उसको कह सकते हैं भाई ये पॉइंट मेरे लिए सूटेबल वक्त नहीं है, आप मेरे लिए क्या करें, किसी और पॉइंट को क्या करें, टैक्स ईयर बनाएं, ताकि मैं अपनी टैक्स वर्किंग टैक्स कैलकुलेशन उस पॉइंट पे कर सकूं। तो जो आपका वैलिड रीज़न होगा उस बुनियाद पर कमिश्नर साहब को ये आसानी आपको देनी चाहिए। लेकिन लॉ जो है वो क्लियर अल्फाज में कह रहा है कमिश्नर साहब इतनी आसानी से मानेंगे नहीं जब तक आप शिद्दत के साथ ज़रूरत बयान ना करें। ठीक है? और एफबीआर के कमिश्नर के जो ऑफिस होते हैं वो उस जिसमें वो अकेला बैठता है वो इस क्लासरूम जितना होता है। ठीक है जी, इस क्लासरूम जितना। मेरा कराची में एक आरटीओ में जाना हुआ था और मैं कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर का ऑफिस गया था, उनसे मुलाकात थी मेरी। इतना बड़ा ऑफिस, बल्कि इससे भी थोड़ा बड़ा हो सकता है इस क्लासरूम से। वो सामने की तरफ वो बैठने के लिए सोफे लगे होते हैं, यहाँ टेबल लगी होती है। ठीक है? बहुत बड़ी टेबल, उस पर बड़ी सी एक कुर्सी होती है, कमिश्नर साहब आराम से बैठे हो। ठीक है जी? कमिश्नर साहब की टेबल के नीचे कपड़ा लगा, ऊपर कपड़ा लगा होता है। ठीक है? मुझे अंदाज़ा है, हो सकता है उसमें खाना लगा हो, खाना होता है ना, खाना बॉक्स। मुझे लगता है वो दोनों तरफ खुलता है, इधर से भी और उधर। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं अब ऐसा है कि नहीं। ठीक है? बहरहाल जी, तो कमिश्नर शैल ग्रांट परमिशन ओनली इफ द पर्सन हैज शोन कंपेलिंग नीड टू यूज स्पेशल टैक्स ईयर और एज द केस में बी, and the permission shall be subject to such condition if any as the commissioner may impose। कंडीशन मैंने आपको बताई, 2 साल के लिए तो मैं स्पेशल टैक्स ईयर असाइन कर रहा हूँ, 2 साल बाद फिर वापस आना खाना खोलने के लिए। चले,
उसके बाद a change of tax year from normal to special or vice versa granted by the commissioner is subject to withdrawal if in his opinion it is no longer feasible but not unless the person has provided an opportunity of being heard. क्या मतलब इस बात का? सिंपल सा मतलब है, अगर कमिश्नर साहब ने आपको नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल टैक्स ईयर फॉलो करने की क्या प्रोवाइड कर दी है? परमिशन। क्या ग्रांट कर दी है? तो कमिश्नर साहब अपनी दी हुई परमिशन को विदड्रॉ कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं, अपनी दी हुई इजाज़त वापस ले सकते हैं। लॉ ये कह रहा है कि अगर कमिश्नर के पास ये इख्तियार है कि वो अपनी दी हुई परमिशन क्या लेगा, लेकिन वो आपको बुलाएगा एक मुलाकात के लिए, बातचीत के लिए बुलाएगा, बातचीत के लिए, और वो आपके सामने ये कहेगा देखो मैं तुम्हारे स्पेशल टैक्स ईयर की परमिशन रिवोक करना चाहता हूँ, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसकी ज़रूरत है, अब तुम बताओ तुम्हें क्यों ज़रूरत है, यानी तुम बताओ कि मैं क्यों रिवोक ना करूँ, कोई ऐसा रीज़न दो, कोई ऐसी बात कहो जिससे मैं रिवोक करने से रुक जाऊँ। अच्छा, और लॉ ये हमारा इनकम टैक्स का लॉ भी कहता है कि कमिश्नर से जब बातचीत होगी तो आपको उसको एविडेंस प्रोवाइड करना होगा, और वो जुमला है, बड़ा खतरनाक जुमला है यार, वो कहता है बाय प्रोवाइडिंग एविडेंस, यानी आपको कमिश्नर को सेटिस्फाई करना है बाय प्रोवाइडिंग एविडेंस और अदरवाइज। अदरवाइज लॉ ने डिफाइन नहीं किया, ठीक है ना, बाय प्रोवाइडिंग एविडेंस और अदरवाइज, ठीक है ना। अब कमिश्नर साहब वैसे अदरवाइज ही सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है, चले जाने दें। A change of tax year from normal to special or vice versa granted by the commissioner is subject to withdrawal if in his opinion it is no longer feasible but not unless the person has been an opportunity of। इस लाइन से हमें लीगल क्या नुक्ता सीखने को मिला? अगर कमिश्नर साहब किसी शख्स को जो उसको परमिशन दी गई है, परमिशन फराज, परमिशन दी गई है किस बात की? वो तो कर चुका था भाई, परमिशन मिल चुकी थी, अपनी दी हुई परमिशन अगर वो क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो विड्रॉ अगर उन्होंने वो परमिशन कर ली, इस पॉइंट से हमें हासिल क्या हो रहा है, कंक्लूजन देखो, अब लॉ को समझो, हमें सीखने को क्या मिला। अगर वो अपनी दी हुई परमिशन क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, और आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिए बगैर उन्होंने परमिशन क्या कर ली, तो फिर ये विड्रॉल वैलिड माना नहीं जाएगा। ये सेंस है बात। लॉ कह रहा है जब तक विड्रॉ नहीं कर सकता, जब तक के टैक्स पेयर को अपना मौकफ, अपना केस प्रेजेंट करने का मौका ना दे, वरना उसका ऐसा एक्शन वैलिड नहीं होगा। समझो पॉइंट को, क्या बोला जा रहा है। An order of commissioner for change of tax year shall take effect from such date, being the first day of a special tax year or the normal tax year, as the case may be, as may be specified in the order। जिस दिन से आपको चेंज इन टैक्स ईयर का ऑर्डर मिला, वही दिन आपका फर्स्ट डे होगा स्पेशल टैक्स ईयर का। यानी मतलब जिस दिन कमिश्नर ने आपको चेंज इन टैक्स ईयर का ऑर्डर दिया, वही दिन आपका फर्स्ट डे होगा। तो इसका मतलब अभी तो जितनी भी एग्जाम्पल थी उसमें हमने 1 जनवरी टू 31 दिसंबर का, तो अगर हम कहते हैं जी 16 जनवरी को ऑर्डर मिला, तो 16 जनवरी से शुरू हुआ स्पेशल टैक्स ईयर और ख़त्म कहाँ हुआ, 15 जनवरी। ये भी तो हो सकता है। लॉ कहाँ जा रहा है, क्या हमारी सोच वहाँ जा रही है? हम उस बात में छुपी हुई नॉलेज गेन कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी जिस दिन कमिश्नर ने आपको स्पेशल टैक्स ईयर
यूज करने की परमिशन क्या कर दी, वो ही फर्स्ट डे होगा स्पेशल टैक्स ईयर। ठीक है ना। उसके बाद अ पर्सन डिससेटिस्फाइड विद द ऑर्डर में फाइल अ रिव्यू एप्लीकेशन। अब ये क्या है, बड़ी सिंपल सी बात है। आप गए थे कमिश्नर के पास स्पेशल टैक्स ईयर की परमिशन लेने, उसने आपकी एप्लीकेशन क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी। रिजेक्ट करने के बाद भी लॉ ये कहता है कि वो आपको बातचीत का मौका देगा। तो बातचीत का मौका दिया, आपको खाना नजर ही नहीं आया, बॉक्स नजर नहीं आया कि खुलता है उस तरफ भी, तो बातचीत क्या हो गई, नाकाम हो गई। आप कमिश्नर के कूचे से बाहर निकले, दरवाजे से बाहर निकले तो बेआबरू होके कमिश्नर के कूचे से निकले, लेकिन फिर आपको किसी ने बताया कि भाई एक ऑप्शन और है, आप एक रिव्यू एप्लीकेशन लिखो, किसके नाम, बोर्ड के नाम, एफबीआर के नाम, कि मेरी अर्ज पर नजरे सानी कर लीजिए। ठीक है जी। तो आपकी अर्ज पर नजरे सानी कौन करेगा, बोर्ड करेगा। और अगर बोर्ड ने आपको परमिशन ग्रांट कर दी, फिर कमिश्नर कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो लिखा हुआ क्या है, अ पर्सन डिससेटिस्फाइड विद द ऑर्डर। आप बतौर टैक्स पे, लॉजिकल बात है ना, लॉजिक सोचेगा, आप बतौर टैक्स पेयर कमिश्नर के ऑर्डर से गैर मुतमईन कब होंगे, जब वो ऑर्डर आपकी मर्जी के, आपकी डिमांड के खिलाफ आएगा, सिंपल। ठीक है ना। तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है बतौर टैक्स पेयर, मैं फाइल अ रिव्यू एप्लीकेशन विद द बोर्ड अगेंस्ट द decision of the commissioner at the time of granting permission for a special tax year or withdrawal of the same, and the decision by the board on such application shall be। और अगर बोर्ड के कूचे से भी बेआबरू हो गए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और अगर बोर्ड ने आपके हक में फैसला कर दिया तो कमिश्नर भी उस पर क्या हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा। समझे बात या नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन को पढ़कर एक और छुपी हुई बात पढ़ने को मिली, क्या, जो नजर नहीं आई बहुत से लोग। हम हम दो सूरतों में एफबीआर को रिव्यू एप्लीकेशन दे सकते हैं। सिचुएशन नंबर 1, हमने चेंज ऑफ टैक्स ईयर के लिए एप्लीकेशन फाइल की थी, कमिश्नर ने वह एप्लीकेशन रिजेक्ट की बातचीत का मौका देने के बाद। तब हम कहाँ जाएंगे, बोर्ड को रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर देंगे। कमिश्नर को हमने एप्लीकेशन दी थी, उसने हमें परमिशन ग्रांट कर दी, लेकिन अब वो अपनी दी हुई परमिशन को विदड्रॉ करना चाहता है, और उसने हमें बातचीत का मौका दिया और परमिशन क्या कर दी, विदड्रॉ कर दी। तो अब भी हम जा सकते हैं किसके पास, बोर्ड के पास, कि इस विदड्रॉल को क्या कर ले, रिव्यू कर ले। तो अगर बोर्ड ने विदड्रॉल क्या कर दिया, रोक दिया, तो आपका स्पेशल टैक्स ईयर कंटिन्यू रहेगा। ये सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। सवाल है, नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, या हम पढ़ के बस गुजर जाते हैं। ठीक है। ये आपकी स्टडी टेक्स्ट में मौजूद एक्सरसाइज है, कल तो मैंने करवाई, अब ये ब्लैंक पड़े हुए हैं। देखें कल की क्लास कितने लोगों को याद है, काइंडली शाबाश। स्टडी टेक्स्ट की एग्जाम्पल्स को आप इस टैक्स ईयर का नाम दीजिए। और स्टडी टेक्स्ट ने तो फाइनेंस एक्ट के ऊपर बात नहीं की, मैं तो फाइनेंस एक्ट के ऊपर बात भी कर रहा हूं आपसे। तो आपने स्टडी टैक्स के आंसर के मुताबिक तो जस्ट क्या बयान करना है, टैक्स ईयर। लेकिन मैं आपसे एक चीज और मांगता हूं, एप्लीकेबल फाइनेंस एक्ट, एप्लीकेबल फाइनेंस एक्ट बताएंगे।
जी हो गया। हाँ जी, ईयर एंड 31 अगस्त है। आवाज नहीं आई। ईयर एंड 31 अगस्त है, अदर देन 30 जून है स्पेशल टैक्स ईयर। लेकिन अब इसके बाद ये फॉल कर रहा है नॉर्मल टैक्स ईयर 2027 में, तो इसका नाम होगा स्पेशल टैक्स ईयर 2027। इस पर रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट होगा 2026। ये शुरू हो रहा है 1 जनवरी 2026 से, खत्म हो रहा है 31। हमने क्लोजिंग डेट देखनी है हमेशा। ये क्लोजिंग डेट अदर देन 30 जून है, तो ये क्या है? स्पेशल टैक्स ईयर 2027, क्योंकि ये क्लोजिंग डेट नॉर्मल टैक्स ईयर 2027 में फॉल करती है। उसके बाद और इस पे फाइनेंस एक्ट 2026 अप्लाई होगा। ये 1 अप्रैल 2025 से शुरू होता है और 31 मार्च 2026 पे एंड होता है। तो इस क्लोजिंग डेट अदर देन 30 जून है, तो ये भी स्पेशल टैक्स ईयर है। लेकिन ये क्लोजिंग डेट फॉल करती है नॉर्मल टैक्स ईयर 2026 में, तो उसको कहेंगे स्पेशल टैक्स ईयर 2026, फाइनेंस एक्ट 2025। उसके बाद ये टैक्स ईयर शुरू हुआ 1 मई 2025 से, ख़त्म हुआ 30 अप्रैल 2026 पर, तो ये भी स्पेशल टैक्स ईयर है 2026, फाइनेंस एक्ट 2025। 1 जुलाई 2025 से लेकर 30 जून 2026 नॉर्मल टैक्स ईयर, नॉर्मल टैक्स ईयर 2026, फाइनेंस एक्ट। किसी के पास कोई मिस्टेक तो नहीं है ना? यहाँ तक सब क्लियर चल रहे हैं, कंफर्म? अब अगला मरला हमारे पास क्या है? ठीक है जी, अगला मरला हमारे पास है कि अब तक हम क्या कुछ करके आ चुके हैं। जरा तसल्ली से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और सीख लीजिएगा। ये पता नहीं आपको विजिबल है या नहीं है, तो मैं इसको ऐसे ले आता हूँ। देखिए, अगला मरला हमारे पास क्या है वो हमने देखना है, समझना है, सीखना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनकम हो गई, इनकम की पहचान बन गई रेसेट की बुनियाद पर। फिर इनकम डिफाइन हो गई, फिर इनकम डिफाइन होने के बाद इनकम क्लासिफाई हो गई मुख्तलिफ हेड्स ऑफ इनकम में, टोटल इनकम। फिर उसमें से अलाउंसेस क्या हो गए? माइनस हो गए, तो पता लग गया ये टैक्सेबल इनकम है। फिर ये टैक्सेबल इनकम कौन से टैक्स ईयर से बिलोंग करती है ये भी पता लग गया। लेकिन अब अगला सवाल, ये टैक्सेबल इनकम है किसकी? हु इज लायबल टू पे टैक्स? इस टैक्सेबल इनकम पर असल में टैक्स देना किसने है? इस टैक्सेबल इनकम पर असल में टैक्स, तो सवाल ये टैक्सेबल इनकम है किसकी? तो टैक्स के कानून में जिसकी टैक्सेबल इनकम होगी, जिसकी हम टोटल इनकम कैलकुलेट कर रहे होंगे, जिसके लिए हम इनकम डिक्लेरेशन कर रहे होंगे, उसको हम टैक्स के कानून में क्या नाम देंगे? पर्सन। और टैक्स के कानून में पर्सन बुनियादी तौर पे 3 है। बेसिकली कितने पर्सन है? अच्छा, लॉ की डेफिनेशन है वो पढ़ाऊंगा, उसमें और लोग भी हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग कितने हैं? 3। यानी इसका मतलब आप टोटल और टैक्सेबल इनकम निकाल रहे होंगे किसी, आवाज नहीं आ रही, आप टोटल और टैक्सेबल इनकम निकाल रहे होंगे किसी इंडिविजुअल को हम क्या कहते हैं? नेचुरल पर्सन। आप टोटल और टैक्सेबल इनकम निकाल रहे होंगे किसी कंपनी को हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन। अब यहां पर रुक के कुछ बातों का आप समझ लीजिएगा, वो क्या गुफ्तगू है, बड़ी अहम है और बड़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, एक टॉपिक जो आपने पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, उसको कहते हैं लीगल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। क्या कहते हैं? अब यहां पर आपको 3 बातें कंसीडर करनी है। एक है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग बिजनेस के बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग रखते हुए की जाती है। दूसरा कॉन्सेप्ट है लॉ का, और तीसरा कॉन्सेप्ट है टैक्स लॉ का। टैक्स का कानून पर्सन को किस तरह आइडेंटिफाई करता है।
सबसे पहले आपने अगर जब लीगल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस का टॉपिक पढ़ा होगा तो आपने कहा था बिजनेस 3 तरीकों से ऑपरेट किया जाता है। एक होता है सर सोल प्रोप्राइटर। याद रखिएगा यहाँ बहस बिजनेस की नहीं, यहाँ बहस इनकम की। लेकिन गुफ्तगू में बिजनेस, क्योंकि बिजनेस इनकम भी टैक्स में इनकम है तो उस कंटेक्स में गुफ्तगू हो सकती है। यहाँ तो सैलरी इनकम भी है ना। तो बिजनेस कानूनी तौर पर 3 स्टेटस रखता है, या तो सोल या 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 कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस है जिसके बतौर बिजनेस कोई लीगल हैसियत नहीं है। क्या मतलब? बतौर बिजनेस बिजनेस की लीगल हैसियत नहीं है सर। अभी तो आप बोल रहे हैं लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस, किस सेंस में लीगल हैसियत नहीं है? बतौर पर्सन लीगल हैसियत नहीं है। आपको अकाउंटिंग पढ़ाते हुए कहानी सुनाई थी, दोबारा वो कहानी रिपीट कर देता हूँ ताकि थोड़ा याद भी आ जाए और आप जान भी लें। ठीक है जी। वो किसका कारोबार मैंने शुरू करवाया था? बुरहान का। अरे वाह बुरहान भाई। बुरहान जो है ना वो कैटरिंग बिजनेस करता है। क्या करता है? कैटरिंग बिजनेस। कैटरिंग, खाने पकाता है, लजीज खाने पकाता है। ठीक है जी। और ये बिजनेस वो ऑपरेट करता है बतौर सोल प्रोप्राइटर। ठीक है जी। तो एक दिन बुरहान ने गुस्से में नहीं आया। बुरहान की तबीयत थोड़ी खराब थी, तबीयत थोड़ी खराब, तबीयत नासाज थी। ठीक है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी सब कुछ एक साथ हुआ था। ठीक है ना। उस दौरान एक बड़ा इमरजेंसी ऑर्डर आया हुआ था, तो बुरहान ने वो ऑर्डर फुलफिल किया और उस दिन का तारीखी खाना बना दिया उसने। इतना लजीज बनाया कि लोग खाते रह गए। लोगों ने खाया, इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया कि कुछ लोग गए कहाँ पर? हॉस्पिटल। और कुछ लोग उससे भी आगे, उससे भी आगे मतलब कब्रिस्तान तक जाना पड़ा ना। तो अब सवाल ये है, समझेगा ज़रा, अब सवाल ये है कि इतना लजीज खाना पकाने की वजह से केस कानूनी तौर पर किस पे फाइल होगा? बिजनेस पे फाइल होगा या बिजनेस के ऑनर पे फाइल होगा? तो हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटर वाले केस में बिजनेस का ऑनर पर्सन समझा जाता है, बिजनेस को पर्सन समझा नहीं जाता। तो केस किसके ऊपर फाइल होगा? अच्छा, इसकी एक पहचान और भी, जो एसेट्स बिजनेस खरीदता है, जो एसेट्स ताकि बिजनेस में क्या हो सके? यूज हो सके, वो हैं तो किसके एसेट्स? बिजनेस के। लेकिन बिजनेस खुद लीगली कोई पर्सन, तो उनकी कागजात, उनके डॉक्यूमेंट्स वो बिजनेस के नाम पर नहीं होते बल्कि बिजनेस के ऑनर के नाम पर होते। वजह क्या है ऐसा? क्योंकि बिजनेस लीगली बिजनेस तो है लेकिन उसको पर्सन की हैसियत नहीं मिली। तो इट मीन्स यहाँ केस भी ऑनर के खिलाफ फाइल होगा, एसेट भी ऑनर के नाम पर ही होंगे। तो बुरहान जब अब की बार खान साहब से मिलकर आया, हाँ खान साहब के आसपास कहीं होकर आया, लेकिन बराबर में उसको एक अच्छा दोस्त मिल गया, आज भी बराबर में बैठा हुआ है। तो वहाँ मिले उनको राव साहब। ठीक है जी। और राव साहब को बुरहान ने बताया मेरा इतना बेहतरीन कैटरिंग का बिजनेस है, कुछ दिनों की बात बाहर है, निकल के मैं एक्सपेंड करूँगा उसको, उसकी ब्रांचेस खोलूँगा। ठीक है जी। तो अब वो बाहर आए और अपने साथ एक पार्टनर लेकर आए और दोनों ने मिलकर क्या किया? बिजनेस किया। ठीक है ना। दोनों ने मिलकर बिजनेस किया। बिजनेस वही किया, कौन सा? कैटरिंग। लेकिन अब इस बिजनेस की जो लीगल फॉर्म है वो क्या है? पार्टनरशिप। अच्छा जी। अब पार्टनरशिप का मतलब ये है कि पार्टनरशिप में भी बिजनेस को लीगली पर्सन माना, बल्कि जो पार्टनर्स हैं उनको पर्सन माना जाता है। समझिए कुछ बात ये। अब अगर बुरहान एक दफा फिर से लजीज तरीन खाना बना दे और वही वाकया दोबारा रिपीट हो जाए, तो अब केस पार्टनरशिप बिजनेस के खिलाफ फाइल होगा या स्टिल केस पार्टनर्स के खिलाफ फाइल होगा?
क्योंकि लीगली बिजनेस यहाँ भी पर्सन नहीं है, और पर्सन कौन है? पार्टनर्स है। तो लिहाजा दोनों साथ आए थे, दोनों साथ वापस जाए। ऐसा ही है ना? चले बहरहाल, उसके बाद अब की बार उनको एक टेक्निकल किस्म का अंदर बंदा मिल जाता है, हसीब 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 है ना, टेक्निकल किस्म का आदमी, वो सोचता बहुत आगे तक की। बोलता है अब जब तुम बाहर जाना तो अपने बिजनेस को ना सोल प्रोप्राइटर के तौर पे चलाना, ना बल्कि कंपनी बना लेना। उसका बेनिफिट क्या होगा? केस तुम्हारे नाम पर, एफआईआर तुम्हारे नाम पे दर्ज नहीं होगी, कंपनी के नाम पे दर्ज होगी, और तुम क्या बन जाओगे? शेयर होल्डर। तो दोनों खिदमत करना शुरू हो गए किसकी? यार ये तो बहुत नॉलेज रखता है। तो अब ये खिदमत करते करते उसने अपने आप को डायरेक्टर भी नॉमिनेट करवा दिया है। तो अब बाहर आए, 3 बंदे बाहर आए, 2 बन गए शेयर होल्डर, 1 बन गया डायरेक्टर। अब इस केस में देखो, केस 1 सब प्रोप्राइटर, उसमें एक शख्स था बुरहान और एक था बिजनेस। केस को सिंपल करो, लॉ ने पर्सन किसको माना? तो उस बिजनेस की इनकम पर टैक्स देने के लिए भी कौन लायबल? बुरहान। उस बिजनेस से होने वाले किसी को नुकसान के ऊपर भी कौन लायबल? बुरहान। अब मैं बीच में उसको पार्टनरशिप को स्किप कर रहा हूं, मैं जाता हूं कहां पर? कंपनी। तो कंपनी को कानूनी तौर पे पर्सन की हैसियत दी गई, और कंपनी, अब जो एसेट्स होंगे वो शेयर होल्डर्स के नाम पर नहीं होंगे, कंपनी के नाम पर होंगे, और केस भी। तो कंपनी तो कानूनी तौर पे खुद एक पर्सन। अब प्रॉब्लम कहां आता है? पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप जो है वो दीगर कवानीन के अंदर जो है वो लीगली पर्सन नहीं है। यानी उस केस में भी अगर केस फाइल होगा तो किस पे फाइल होगा? पार्टनर्स पर। एसेट किसके नाम पर होंगे? लेकिन टैक्स का कानून यहां पर यह कहता है कि पार्टनरशिप बिजनेस को भी हम टैक्स पर्पस के लिए एक आर्टिफिशियल पर्सन मान रहे हैं। यानी टैक्स के अंदर पार्टनरशिप बिजनेस को अलग से पर्सन माना जा रहा है टैक्स पर्पस के लिए। यानी अब जरा देखिएगा, पार्टनर कौन थे? 2। कौन? बुरहान कौन है? इंडिविजुअल। राव साहब कौन है? और इन दोनों की पार्टनरशिप बिजनेस भी क्या है? बिजनेस तो है, लेकिन दीगर कवानीन की नजरों में वो पर्सन, लेकिन टैक्स के कानून की नजर में पर्सन है। तो अगर मैं पूछूं सोल प्रोप्राइटर वाले बिजनेस पर टैक्स पे करने की लायबिलिटी किस पे क्रिएट होगी? ऑनर पर। लेकिन जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसके प्रॉफिट्स पर टैक्स पे करने की लायबिलिटी किस पे क्रिएट होगी? पार्टनरशिप बिजनेस पर। क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस को बतौर पर्सन मानकर पार्टनरशिप बिजनेस की इनकम क्या करनी होगी? डिक्लेयर करनी होगी। और उस इनकम पर टैक्स पे करके कौन अपनी लायबिलिटी से बरी जिम्मा हो गया? पार्टनरशिप बिजनेस, ना के पार्टनर्स। यानी अगर पार्टनर्स की खुद की कोई अलग से इनकम है तो उस पर इनको अलग से टैक्स देना होगा। यानी इसका मतलब पार्टनरशिप बिजनेस में टैक्स का कानून पार्टनरशिप को एक अलग पर्सन मान रहा है और पार्टनर्स को, जस्ट लाइक कंपनी वाले केस में कंपनी एक अलग पर्सन है, शेयर होल्डर एक अलग पर्सन। लेकिन जेल वाले केस में पार्टनरशिप बिजनेस को पर्सन माना। यानी दीगर कवानीन जो कॉन्ट्रेक्चुअल लॉज हैं उसके अंदर पार्टनरशिप को अलग से पर्सन माना, उसमें जो पार्टनर्स हैं उन्हीं को पर्सन माना जाएगा। लेकिन टैक्स का मामला थोड़ा क्या है? डिफरेंट। अब 3 बातें हो गई। एक है जर्नल लॉ। सबसे पहले जर्नल लॉ। जर्नल लॉ में इंडिविजुअल पर्सन पर्सन है, उसका बिजनेस पर्सन नहीं है। जर्नल लॉ में पार्टनरशिप बिजनेस भी पर्सन नहीं है, पार्टनर्स क्या है? पर्सन है। हाँ, जर्नल लॉ में कंपनी एक अलग पर्सन है, शेयर होल्डर एक अलग पर्सन। अब आते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की तरफ।
अकाउंटिंग में ये और ये यानी कि बिजनेस, तीनों के बिजनेस एंटिटी। अकाउंटिंग तो हमने ये अज्यूम करते हुए की थी कि अकाउंटिंग परफॉर्म करते वक्त हम बिजनेस को ऑनर से अलग एंटिटी मानते हुए अकाउंटिंग परफॉर्म करेंगे, चाहे वो लीगली एंटिटी हो। तो अकाउंटिंग परफॉर्म करते वक्त हर बिजनेस क्या है, एंटिटी है, क्योंकि अकाउंटिंग परफॉर्म होती है बिजनेस की, ना कि बिजनेस के। तो जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट था अकाउंटिंग में, वो ये कहता था तुम अकाउंटिंग कर रहे हो बिजनेस की, ना कि बिजनेस के, चाहे बिजनेस लीगली एंटिटी हो या ना हो। अब तीसरी बात है टैक्स का कानून। टैक्स का कानून कहता है सोल प्रोप्राइटर वाले केस में बिजनेस पर्सन नहीं है, लेकिन उसका मालिक पर्सन है। इट मींस सोल प्रोप्राइटर वाले केस में बिजनेस के प्रॉफिट्स पर टैक्स पे करने की लायबिलिटी किस पर है, बिजनेस पर या बिजनेस के ऑनर पर। तो इसका मतलब इनकम फ्रॉम बिजनेस जो होगी वो सोल प्रोप्राइटर वाले केस में बिजनेस के नाम से डिक्लेयर नहीं होगी, बल्कि ऑनर के नाम से डिक्लेयर हो। वो बिजनेस इनकम ऑनर की इनकम कहलाएगी। लेकिन अब दोबारा आसान करते, भाई बुरहान ने कैटरिंग का बिजनेस अकेले चलाकर 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, ठीक है। तो 1 करोड़ का प्रॉफिट बिजनेस के नाम से डिक्लेयर होगा या बुरहान की इनकम के नाम से डिक्लेयर होगा। फिर बुरहान और राव ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया जिसको हम क्या कहेंगे, पार्टनरशिप। तो अब जो प्रॉफिट कमाया वो बुरहान की इनकम है, टैक्स की नजरों में राव की इनकम है या उस बिजनेस की इनकम है। तो फिर वो इनकम कहलाएगी उनके बिजनेस की, और उनके बिजनेस को पर्सन मानते हुए उस इनकम को बिजनेस की इनकम मानते हुए क्या देना है, टैक्स देना। कंपनी वाले केस में तो इनकम है ही किसकी, ये तो अंडरस्टूड है, वो शेयर होल्डर की इनकम। शेयर होल्डर की इनकम तो उस प्रॉफिट से मिलने वाला डिविडेंड। समझे बात या नहीं? तो इसका मतलब अपने आप को समझाएं कि आप टैक्स में टोटल इनकम या तो कैलकुलेट कर रहे होंगे किसी, या कैलकुलेट कर रहे होंगे या किसी। आपके कोर्स में ये 2 कैलकुलेशंस हैं, ये कैलकुलेशन नहीं है। कंपनी आप एडवांस टैक्स में पढ़ेंगे फाइनल्स के अंदर जाकर, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपकी प्रैक्टिकल कैलकुलेशन है वो इन दोनों के लिए होगी, ना कि इसके लिए। अच्छा जी, आगे बढ़ते। एक और अहम पॉइंट जो सोचा नहीं अब तक आपने, कोई शख्स जिसको आप बोलेंगे ये मेरा एम्प्लॉई है, याद रखिए एम्प्लॉई जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल हो सकता है, इंसान हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ इंडिविजुअल वो वाहिद पर्सन होगा जिसके पास मैक्सिमम 5 हेड्स ऑफ इनकम हो सकते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी किसके पास होगा, बाकी किसी के पास। एक एओपी किसी की मुलाजिम, यानी एक पार्टनरशिप बिजनेस किसी का मुलाजिम नहीं हो सकता। बतौर बिजनेस आप जिसको भी सर्विसेज दे रहे होंगे वो इंडिपेंडेंटली सर्विस दे रहे हो। तो कंपनी अगर किसी को सर्विस दे रही तो एक कंपनी दूसरी कंपनी के मुलाजिम नहीं हो सकती। तो इसका मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी का हेड सिर्फ किसके पास होगा। तो जब हम किसी इंडिविजुअल की टोटल इनकम सम करेंगे तो क्या वहां 5 हेड्स हो सकते हैं, लेकिन जब हम किसी एओपी या कंपनी की इनकम टोटल करेंगे वहां पर मैक्सिमम 4 हेड्स होंगे। कौन सा हेड नहीं होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं होगा, लेकिन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो सकता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस हो सकता है, कैपिटल गेन हो सकता है। और इसका मतलब इन दोनों की टोटल इनकम तो 4 हेड्स में आ जाएगी, इनके पास कौन सा हेड नहीं होगा। ये चीजें याद रहेंगी। अब वो डेफिनेशन, अच्छा ये एक पॉइंट अपने पास पहले देख लीजिएगा क्या है। इंडिविजुअल को हमने क्या बोला, इंडिविजुअल पर्सन इज कंसीडर्ड एज पर्सन इन टैक्स लॉ बट हिज बिजनेस इज नॉट कंसीडर्ड एज पर्सन, ठीक है जी। एओपी इज आर्टिफिशियल पर्सन एज पर जनरल लॉज या एज पर टैक्स लॉ,
यानी पार्टनरशिप बिजनेस को हम सिर्फ टैक्स के कानून में पार्टनर्स के अलावा क्या मान रहे हैं, पर्सन मान रहे हैं, वरना कहीं दूसरी जगह नहीं मानते। अच्छा, कंपनी तो है ही क्या, तो टैक्स में बुनियादी तौर पे 3%, तो आर्टिफिशियल पर्सन एज पर नॉट अदर लॉस। अभी आ रही है पर्सन की डेफिनेशन, ठीक है जी। तो टैक्स इज चार्जेबल ऑन टैक्सेबल इनकम ऑफ आ, टैक्स मांगा जाएगा टैक्सेबल इनकम पर, वो टैक्सेबल इनकम होगी किसी पर्सन की, और पर्सन कौन है, पर्सन कौन है, एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, आसान लफ्जों में पार्टनरशिप बिजनेस, और पर्सन कौन है, कंपनी। तो अब लिखा हुआ क्या है, डेफिनेशन ऑफ पर्सन, पर्सन कौन है, अब ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, पर्सन कौन है, पर्सन कौन है, और कौन है, चाहे इनकॉर्पोरेट हो, फॉर्म्ड हो, ऑर्गेनाइज हो, एस्टेब्लिश इन पाकिस्तान हो या पाकिस्तान से बाहर हो। यानी इसका मतलब फॉरेन कंपनीज और फॉरेन पार्टनरशिप बिजनेस भी पाकिस्तान में क्या हो सकते हैं, टैक्स हो सकते हैं। ये तो अगली ऐसा ऐसा बातें ऐड होंगी। अब ये हो गए, तीनों आ गए, कौन तीनों आ गए, इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी, ये 2 पॉइंट्स में आ गए। तीसरा पॉइंट जो है वो गवर्नमेंट को और कुछ बॉडीज को पर्सन मानने का है, ठीक है ना। तो इसका मतलब फेडरल गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट। आपने किसी में लेक्चर सुना था मेरा यूट्यूब वाला, उसमें उसने मेरे लेक्चर्स को क्या कर दिया, ऑटोमेटिक ट्रांसलेट कर दिया, और उसमें बड़ा कमाल है, वो शहबाज शरीफ वाली जो एग्जाम्पल है ना, उसने क्या अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। मैंने कहा था ना बच्चों, मैं मांगने नहीं आया हूं, तो उसमें उसने बड़ा ज़बरदस्त, क्या बेहतरीन, मैं तो खुद सुन के परेशान हो गया कि इसने क्या कर दिया। इसका मतलब आपने देखा ही नहीं है, आप देखते ही नहीं, आप पढ़ते नहीं है जी। दोबारा, हिंदी नहीं उर्दू, मैं हिंदी बोल रहा हूं, मैं उर्दू बोल रहा हूं। और भाई एआई टेक्नोलॉजी, ठीक है। बहरहाल, तो मैं तो बड़ा हैरान हो गया देखकर, जब मैंने वो चला के देखी तो अचानक से अंग्रेजी शुरू हो गई, ठीक है। मैंने कहा जबरदस्त, बड़ा बेहतरीन सिस्टम। अब हम दुनिया भर में अकाउंटिंग पढ़ाएंगे, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट को भी क्या माना जा रहा है, पर्सन, फेडरल गवर्नमेंट भी पर्सन है। यानी क्या मतलब, हुकूमत की आमदनी होती है, होती है, हुकूमत शेयर होल्डर होती है, होती है। पीआईए का शेयर होल्डर कौन था भाई, रेलवे का मालिक कौन है, सुई साउदर्न गैस कंपनी का मालिक कौन है, पीएसए का मालिक कौन है, इन सब के शेयर्स किसके पास हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास। तो गवर्नमेंट खुद एक पर्सन है, गवर्नमेंट की मिल्कियत है, जवाब दें, प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट की मिल्कियत है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज ओन करती है। तो फेडरल गवर्नमेंट भी टैक्स के नज़दीक क्या है, पर्सन। लेकिन अब सवाल ये है कि फेडरल गवर्नमेंट क्या अपने आप को टैक्स करेगी, इसका जवाब नो है, कि अगर वो अपने आप को टैक्स करे तो वो पैसा टैक्स हो गया वापस किसकी जेब में गया। लेकिन हाँ, याद रखिएगा, फेडरल गवर्नमेंट बतौर पर्सन यहां पर है, पीआईए बतौर पर्सन यहां पर है। आवाज नहीं आई, तो पीआईए को तो अपने प्रॉफिट्स पे टैक्स देना होगा। पीआईए अलग पर्सन और फेडरल गवर्नमेंट बतौर शेयर होल्डर अलग पर्सन। हाँ, फेडरल गवर्नमेंट चाहे तो पीआईए को टैक्स क्या कर दे, वही है, तो पीआईए की रिसिट कौन सी रिसिट, रेवेन्यू रिसिट। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो एग्जेम्प्ट कर सकती, हाँ कर सकती। अच्छा जी, कौन सी गवर्नमेंट, अरे वो हमारे ट्रम्प भाई, ठीक है ना, फॉरेन गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट, ठीक है जी। तो दुनिया भर में जितनी भी हुकूमतें हैं, तो अब शायद आपकी नॉलेज में हो या ना हो, क्या दूसरे मुल्कों में एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज ओन करती है, जी करती है। क्या पाकिस्तान में इंडियन गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज हैं, जी हैं।
क्या इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज हैं? जी बिल्कुल है। क्या आज इंडियन गवर्नमेंट के लिए वो प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल काम की नहीं रही, तो क्या वो इंडियन गवर्नमेंट वो प्रॉपर्टी पाकिस्तान से बेच सकती है? जी बेच सकती है, बेचकर फायदा कमा सकती है। क्या उसको टैक्स देना पड़ सकता है? जी बिल्कुल देना पड़ सकता है। समझे बात या नहीं? तो बहरहाल, और उसके बाद बारी आती है अब पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ अ, यानी सब डिवीजन का मतलब रियासत मजीद टूटती है सूबों में या स्टेट्स में, फर्दर स्टेट्स, इसका मतलब सूबे। दूसरे मुल्कों की कौन सी गवर्नमेंट? प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है जी। या फिर पब्लिक इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशंस, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, WHO, इनको भी टैक्स के कानून ने क्या मान लिया? पर्सन, जो कि ये क्या है? पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये पाकिस्तान में एक्टिविटीज नहीं कर रहे? क्या IMF की पाकिस्तान से कोई इनकम है? सोचे सोचे दिमाग चलाए। IMF की क्या पाकिस्तान से कोई इनकम है? कैसे? हमें लोन दिया, हम क्या पे करेंगे? तो वो इंटरेस्ट इनकम उसने कहां से कमाई? अब हमें क्या लेना चाहिए? अब देखते हैं कि IMF टैक्स देता है कि नहीं देता, लेकिन हम तो यहाँ पर गुंजाइश बना रहे हैं सारी की सारी कि लॉ है। अब सर कौन सी हुकूमत है जो इस लाइन में कवर नहीं हुई? दो हुकूमतें ऐसी हैं जो इसमें, देखो, पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट आ गई, फॉरेन गवर्नमेंट भी आ गई, फॉरेन सूबाई गवर्नमेंट्स भी आ गई, जवाब दें, पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी आ गई। तो पाकिस्तान की वो कौन सी दो हुकूमतें हैं जो अब तक नहीं आई? प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नमेंट, बल्दियाती गवर्नमेंट, वो कवर नहीं हो। सर वो कहाँ कवर हैं? वो टैक्स में कंपनी की डेफिनेशन में कवर। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बतौर पर्सन, लोकल गवर्नमेंट बतौर पर्सन, अलग से मेंशन नहीं, वो कहाँ कवर है? कंपनी की डेफिनेशन। ठीक है जी। अब एक एक करके आपने पर्सन की डेफिनेशन समझनी है, ठीक है जी। तो सबसे पहले जो पर्सन की डेफिनेशन लिखी हुई आ रही है वो है एसोसिएशन ऑफ पर्संस। इसको हम क्या बोलेंगे इन शॉर्ट? AOP। अब AOP में क्या क्या आता है इसको देख लें, सुन लें और समझ लें। तो लिखा हुआ क्या आ रहा है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंक्लूड्स अ फर्म। AOP में कौन शामिल है? कौन शामिल है? फर्म। फर्म मतलब बिजनेस। कौन सा बिजनेस? पार्टनरशिप बिजनेस। देखिए, अगर आप बिजनेस बतौर सोल प्रोप्राइटर करेंगे तो आप इंडिविजुअली कहलाएंगे, अगर आप बिजनेस बतौर कंपनी करेंगे तो आप कंपनी कहलाएंगे। तो बचा क्या? पार्टनरशिप बिजनेस। अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, any artificial juridical person and any body of person formed under a foreign law but does not include a company। वो कहता है चार लोग, चार सिचुएशंस AOP की डेफिनेशन में क्या है? शामिल। एक क्या हो गया? आवाज नहीं है, क्या हो गया? फर्म। फर्म का मतलब, मैं नहीं कह रहा, ये अभी लॉ खुद डिफाइन कर। फर्म का मतलब पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप बिजनेस। फर्म का मतलब, इसका मतलब पार्टनरशिप बिजनेस तो AOP में ही फॉल करेगा, और इसका मतलब पार्टनरशिप बिजनेस की जो इनकम होगी वो बतौर पार्टनरशिप बिजनेस निकाली जाएगी, ना कि उनके पार्टनर्स के लिए इंडिविजुअली। तो AOP इंक्लूड्स, दोहराएं, इसको छोड़ें। AOP includes a firm, a Hindu undivided family, any artificial juridical person, or any body of person formed under a foreign law, any association of person formed under a foreign law। आखिरी लाइन कहती है but does not include a company। कंपनी कभी AOP नहीं बन सकती। इसका मतलब इंडिविजुअल्स मिला के तो AOP बना सकते हैं। इसका मतलब इंडिविजुअल्स के मजमूए को AOP कहा जा सकता है,
लेकिन कंपनी को कभी भी एओपी बोला नहीं जा सकता। एओपी बनने के लिए पर्सन्स का मजमूआ चाहिए। तो पार्टनरशिप कैसे फॉर्म होती है? आप अगर बिजनेस करते हैं बतौर सोल प्रोप्राइटर तो आप अपने बिजनेस के अकेले मालिक हैं। लेकिन अगर आप बिजनेस के रिस्क को 2 बंदों में डिवाइड कर लेते हैं तो अब क्या कहलाएगा? ये पार्टनरशिप। तो ये पार्टनरशिप ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन। पार्टनरशिप में पार्टनर्स की तादाद लीगली पता होगी आपको, कम से कम तादाद 2 है। अकेला बंदा तो पार्टनर नहीं कहलाएगा। और ज्यादा में ज्यादा कितनी है? 20 है। पता है? कुछ प्रोफेशनल फर्म्स के लिए तादाद जो है वो 40 भी है, एक्सेप्शनल। चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स, ये ऐसे बिजनेस हैं जिनको कंपनी बनने से रोका गया। जब लॉ पढ़ेंगे ना, ये अब मैं टैक्स लॉ की बात नहीं कर रहा, ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ ये कौन सा सब्जेक्ट है आपका? बिजनेस लॉ। वहां पढ़ने को मिलेंगी आपको, ठीक है ना? तो एओपी इंक्लूड द फर्म। फर्म मीन्स अ हिंदू। अब ये क्या है सर? ये एक माजी से चलता हुआ प्रिविलेज आ रहा है। असल में आप इसको समझ लें तसल्ली से ज़रा। दुनिया तो आपने देखी है, कहाँ पर? स्क्रीन पर। मैंने कहा दुनिया तो आपने देखी है, कहाँ देखी है? स्क्रीन पर, है ना? तो स्क्रीन पे देखी गई दुनिया को आप देखते होंगे। पड़ोसी मुल्क की दुनिया तो आपने बहुत देखी होगी। तो पड़ोसी मुल्क की दुनिया में कॉन्सेप्ट है जॉइंट फैमिली सिस्टम का। कौन सा सिस्टम का? वो एक बड़ी सी हवेली है, खानदान के खानदान उसमें क्या है, आबाद हैं, जद्दी पुश्ती उसी में चलते हुए आ रहे हैं। एक ही बड़ा सा किचन है, उसी में सबके लिए देख पकाई जाती है। जी फरमाए बेटा। क्या यार, मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हो। फिर मैंने क्या बोला? मेरी दी गई एग्जाम्पल कहीं ना कहीं फिट हो जाएंगी, आपको लगेगा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मुझे खुद नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तो फैक्ट्स बयान कर रहा हूँ ना। आप हैदराबाद के अंदर जो पुरानी कंस्ट्रक्शन है प्री पार्टीशन, ज़रा उसको विजिट तो करें। आप ये क्या कहते हैं, किले पे जाते हुए एक घर बना हुआ है बहुत बड़ा, जो जिसके मालिकान इंडिया चले गए, फिर इंडिया से अमेरिका चले गए। वो आप देखें कितनी बड़ी जगह है वो। तो वो बनते इस तरह घर थे कि वो ख़ानदान के ख़ानदान उसमें क्या होते थे, आबाद होते थे। वो बड़ी बड़ी हवेलियाँ बनाया करते थे। तो बता ही रहा हूँ कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एक प्रिविलेज दिया गया है कि उनको टैक्स में क्या माना गया? एओपी। यानी मतलब वो जितने भी भाई हैं वो इंडिविजुअली टैक्स देने के बजाय अपने आप को 1 यूनिट माने। 1 यूनिट मतलब क्या माने? और सब मिलकर बतौर एओपी क्या कर दें? टैक्स पे कर। ये प्रिविलेज है। ये बहुत अब लेस प्रैक्टिकल है, मतलब प्रैक्टिकल इतना रहा नहीं है, लेकिन गुंजाइश तो है ना कानून में, या नहीं है? बताइए। तो एओपी इंक्लूड्स अ फर्म, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब आता है तीसरा पॉइंट जो कॉन्ट्राडिक्ट करता है। कॉन्ट्राडिक्ट उसको करता हुआ नजर आएगा जिसने होशो हवास में पढ़ा हो। क्या लिखा हुआ है? एनी आर्टिफिशियल। जब आपने बोला कि आर्टिफिशियल पर्सन भी एओपी है बट कंपनी एओपी नहीं है, ये कौन सी बात है? ये उसको होश आता है जब गौर से पढ़ रहा होता है कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ। जो गुजर रहा होता है वो तो गुजर ही रहा होता है। कहता है एनी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन एओपी है, कंपनी एओपी नहीं है। ये लॉ ने तो मसला खड़ा कर दिया हमारे लिए। भाई आर्टिफिशियल पर्सन है ही कंपनी, तो कंपनी अब आगे बोल रहे कंपनी एओपी नहीं है, तो अब क्या करें? इस मसले का क्या हाल है? बड़ा सिंपल सा है। देखिए, कंपनी खुद बतौर कंपनी एओपी नहीं बन सकती। वो कंपनी बतौर कंपनी की हैसियत से टैक्स देगी। लेकिन अगर 2 कंपनीज आपस में ज्वाइंट वेंचर कर लें, क्या कर लें? ये बिल्कुल इस तरह है जैसे 2 लोग मिलकर आपस में क्या करते हैं? पार्टनरशिप करते हैं। तो वो 2 कंपनीज जो ज्वाइंट वेंचर कर रही हैं वो बतौर कंपनी एओपी नहीं है, लेकिन उनका जो ज्वाइंट वेंचर है वो क्या है? कंपनी, वो है एओपी। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक मशहूर ज़माना ज्वाइंट वेंचर, बड़ा लंबा अरसे तक चला। वो था सोनी एक कंपनी, एरिक्सन एक कंपनी। इन दोनों ने ज्वाइंट वेंचर किया एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। एक मोबाइल फ़ोन था
जो म्यूजिक प्लेयर भी था साथ साथ। तो सोनी एरिक्सन के नाम से इन्होंने मोबाइल फोन लॉन्च किए। क्या मतलब? सोनी कंपनी बतौर कंपनी अपनी दीगर एक्टिविटीज जारी रखे हुए, वो टीवी बना रही है, वो क्या कहते हैं, मोबाइल फोन्स, कैमरास, दीगर बहुत सारी चीज़ें क्या कर रही है, बना रही है। एरिक्सन कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स अलग बना रही है। तो ये जो सोनी कंपनी, ये अपनी दीगर प्रॉफिट्स के, दीगर प्रोडक्ट्स के प्रॉफिट्स पर बतौर कंपनी टैक्स पे करेगी। ये जो एरिक्सन कंपनी है, ये अपने दीगर प्रोडक्ट्स के ऊपर बतौर कंपनी टैक्स पे करेगी। लेकिन जो इन्होंने एक प्रोडक्ट के लिए क्या किया है, ज्वाइंट वेंचर किया है, उस ज्वाइंट वेंचर के प्रॉफिट्स पर ये बतौर एओपी टैक्स देंगे। तो कंपनी खुद तो एओपी नहीं है, लेकिन दो कंपनीज का ज्वाइंट वेंचर एओपी हो सकता है, ठीक है ना। और उसके बाद एनी बॉडी ऑफ पर्सन फॉर्म अंडर अ फॉरेन लॉ, यानी आसान लफ्जों में कोई पार्टनरशिप बिजनेस कहाँ क्रिएट हुआ, बाहर। वो अगर पाकिस्तान में आके अपनी ब्रांचेस खोलता है तो उसको पाकिस्तान में टैक्स देना है, हाँ, बतौर इंडिविजुअल देना है, बतौर कंपनी देना है, बतौर एओपी देना है, एओपी देना है, सिंपल सी बात। अब वो कहता है फर्म का मतलब, ये फर्म की जो डेफिनेशन है ना, ये हमारी नहीं है, ये पार्टनरशिप एक्ट में लिखी हुई है। तो इस डेफिनेशन की बुनियाद पर हमने कहा यहाँ फर्म से मुराद पार्टनरशिप बिजनेस। फर्म किसे कहते हैं? मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, जो मुत्तफिक हुए हैं एक बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो सब मिल के चलाते हैं, और एनी ऑफ देम, या तो कुछ ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, चलाता कोई एक है सबके बिहाफ पर। समझे बात? यानी ये डेफिनेशन किसकी है? पार्टनरशिप की। कहाँ लिखी हुई है? पार्टनरशिप एक्ट में 1932, 1932। वैसे इसकी भी तफसील है, जा नहीं रहा बस। वो जब कभी पूछना मुझसे, जब आप पार्टनरशिप एक्ट पढ़ चुके हो तो फिर मुझसे सवाल करना, मैं बहुत सारे सवाल आपसे करूँगा कि आपने क्या पढ़ा और क्या समझा और आप पर क्या गुजरा और आपको किन बातों पे गौर करना चाहिए। ठीक है जी। ऑफर कितने लोगों ने पढ़ लिया? ऑफर, ऑफर, ऑफर। भाई बिजनेस लॉ में ऑफर की डेफिनेशन कितने लोगों ने पढ़ ली? ऑफर पढ़ ली? कोई सुना सकता है? हाँ भाई, वो सुना रहे हैं, हसीब सुना रहे हैं। हैं। रट्टे के अंदर बंदे को ये भी नहीं पता होता कि वो बोल क्या रहा है। डेफिनेशन तो मतलब सेंस वाली होगी ना, बीच में से ग्रामर भी गायब, टूट फूट का शिकार, स्मूथ सड़क पर अचानक से घड़ा आ गया ऐसा लगता है। सही है, स्टार्टअप ऐसा ही होता, तरक्की ऐसी होती। हाँ भाई, कोई और? आप सुना रहे थे ऑफर की डेफिनेशन। समथिंग, चलो एनीथिंग, ठीक है। असेंट तो है, उससे पहले कुछ और भी। When one person signifies his assent, his willingness to do or abstain from doing something with a view to obtaining the assent of that other towards such act or abstinence, he is said to make a proposal. ये डेफिनेशन है इसकी। लेकिन हासिल क्या हुआ? When one person signifies, जब कोई एक शख्स इशारा करेगा, सिग्निफाइज करेगा, हिज विलिंगनेस, कि वो राजी है, टू डू, किसी काम को करने के लिए, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी काम से रुक जाने के लिए, विद अ व्यू, वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो चाहता है, विद अ व्यू टू ऑब्टेन, ताकि सामने वाला भी इससे क्या हो जाए,
राजी हो जाए, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर टुवर्ड्स सच एक्ट, जिस एक्ट को वो करने के लिए कह रहा है वो भी सामने वाला उससे क्या हो जाए, राजी हो जाए। और एब्स्टिनेंस, या जिस काम से रुकने के लिए ये कह रहा है सामने वाला उस रुकने के ऊपर क्या हो जाए, राजी हो जाए। तो फिर ऐसा करना पहले शख्स की तरफ से ऑफर कहलाए। अब इसमें मेरा सवाल होता है पढ़ने वालों से, किसी काम को करने की ऑफर देना तो बड़ा आसान है। मैं अपना फ़ोन सेल करना चाहता हूँ, मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ, है ना, ऐसे। लेकिन सवाल ये है कि क्या पढ़ते वक्त हम इतने होशो हवास में हैं कि हम अपने आप से सवाल पूछें अपने आप से कि यार ये किसी काम से रुकने की ऑफर देना क्या होता है। एक तो होता है किसी काम, भाई लॉ तो ये कह रहा है कि किसी काम को करने की ऑफर देना भी ऑफर है, और किसी काम से रुकने की ऑफर देना भी। ये सर किसी काम से रुकने की ऑफर देना ऑफर कैसे होता है? कैसा सन्नाटा छा गया, खामोशी छा गई। ये मैं आपको सिखा रहा हूं कि बेटा गुजरना नहीं है, पढ़ना है। ये वो पार्ट है जिससे बड़े बड़े यूं फ्लाइट लेके आगे निकल जाते। लॉ तो लॉ है भाई। जी खामोश हो गए यार आप तो। जी कंपनी ना छोड़ के जाए, चल चलें, ये तो आप अच्छी बात करें, ये आप अपनी अंडरस्टैंडिंग की बात करें। लेकिन अगर आज आप कोई भी ऐसी एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे ना जो आपकी तरफ से क्रिएटेड होगी, उसमें एक मसला ऐसा आएगा कि आप उस एग्जाम्पल के खिलाफ कानून पाएंगे, और आगे जाके कानून बोलेगा एन एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड एग्रीमेंट। किसी को ट्रेड करने से रोकना ये बाय डिफॉल्ट वैलिड ही नहीं है। तो आप जो आज सोच लेकर आगे बढ़ेंगे, एकदम से आगे कानून पढ़ा और आपकी पुरानी एग्जाम्पल क्लोज, खत्म। खामोशी छा गई यार, ये तो गलत सवाल पूछ लिया मैंने, हैं? ये सवाल यकीन करें मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि आप पढ़ते वक्त कितने इन्वॉल्व हैं। आपकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए। आपको बस पता है कि एक बात का शौक है, चीजें पूरी हो जाएं बस। जी एक एग्जाम्पल दे के भाई समझा रहे हैं हमें, सुफियान भाई जी बताइए। अगर मिसाल के तौर पे मैं किसी कंपनी में काम करता हूं, वो कंपनी पाकिस्तान से एग्जिट करती है, जबरदस्त, उसका बैक ऑफिस पाकिस्तान में मौजूद है। तो ये रुकने की ऑफर थोड़ी है, तो कुछ करने की ऑफर है। हमने कहा किसी काम से रुकने की ऑफर। आसान लफ्जों में आसान करते हैं, एक हो गई पॉजिटिव ऑफर, एक हो गई नेगेटिव ऑफर। नेगेटिव ऑफर की मुझे क्या चाहिए, एग्जाम्पल चाहिए कि आप हमारी कंपनी ना छोड़ें तो हम क्या करेंगे, बोनस देंगे। चले, मैंने ये एग्जाम्पल वहाँ से भी एक्सेप्ट की थी, यहाँ से भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इसके ऊपर जवाब ये दिया कि आगे चल के ऐसा ना हो कि आपके खिलाफ कुछ देखे, ऐसा ना हो कानून खुद इस एग्जाम्पल को क्या कर दे, उड़ा दे, ऐसा ना हो जाए कहीं। जी आपकी एग्जाम्पल गलत नहीं है भाई, इनकी एग्जाम्पल गलत नहीं है, आपकी एग्जाम्पल भी गलत नहीं है, आपकी सोच बिल्कुल सही चल रही है, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि आप आगे जाके कुछ पढ़ें और वो बात इस एग्जाम्पल के खिलाफ चली जाए। सही है, समझे मेरी बात या नहीं? चलें, आपकी एग्जाम्पल काफी हद तक करेक्ट है, लेकिन सोचें और बस खत्म। चलें जी, ये तो एक
इस तरह की करीब करीब एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। आपका टेनेंसी एग्रीमेंट क्या हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है। क्या हो रहा है, टेनेंसी एग्रीमेंट क्या हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है। तो अब लैंडलॉर्ड आपसे जगह खाली करवा सकता है। वो आपको एक ऑफर देता है, नो सूट नो एविक्शन, मतलब मैं तुम्हारे खिलाफ कोई केस फाइल नहीं करूंगा, तो मैं प्रॉपर्टी से दरबदर नहीं करूंगा। इफ 10% इंक्रीज इन रेंट, क्या अगर तुम रेंट में कितना इजाफा कर दो, 10%। इस नेगेटिव ऑफर की मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, एक ब्रिटिश केस लॉ से। अब मसला ये कि आप जिस दौर में जी रहे हैं उस दौर में आपकी किताबें केस लॉस को विद रेफरेंस डिस्कस करती नहीं है। हमने तो वो केस लॉस नाम नाम से पढ़े अपने वक्त में, क्योंकि हम तो कानून को डायरेक्ट कानून से पढ़ते थे, ठीक है ना। तो उस केस का नाम है बेस्विक वर्सेस बेस्विक। बेस्विक बंदे का नाम, बेस्विक मतलब यार अब ये आप बोलेंगे सर ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं भाई, कोई लोकल नाम लाते हैं। राव वर्सेस राव, यानी मतलब जो बंदे का लास्ट नेम होता है ना, खानदानी नाम होता है ना, वो है। तो बेस्विक वर्सेस बेस्विक, ठीक है। हमारे मुल्क में मुख्तलिफ कास्ट हैं, तो कोई से भी कास्ट उठा लें आप। तो शेख वर्सेस शेख, ऐसे बेस्विक वर्सेस बेस्विक, ठीक है ना। तो ये एक बेस्विक कौन है, बाप, और दूसरा बेस्विक कौन है, बेटा। बाप को अपनी बेटी की शादी की अरेंजमेंट के लिए जो उसके पास बाग था उसमें से दरख्त काटने थे, और दरख्त काट कर वो लकड़ियां बेचकर बेटे की शादी का इंतजाम करने जा रहा था। बेटे ने बाप को रोका कि तुम ये दरख्त मत काटो। ये मैं आपको ओरिजिनल केस लॉ रेफर कर रहा हूं, तुम दरख्त मत काटो, मैं शादी के लिए इंतजाम करके दूंगा। ये ऑफर थी किसकी, बेटे की, किसको, बाप को, दरख्त ना काटने पर। फिर बाद में जब बाप रुक गया दरख्त काटने से और शादी का वक्त आ गया, तो बेटे ने वो पैसे देने से इनकार कर दिया। अब केस कहाँ चला गया, कोर्ट में। इसलिए इस केस का नाम है बेस्विक वर्सेस बेस्विक। चलें वापस आ जाते हैं, सर कहाँ चले गए। अच्छा ये कैसी अजीब बात है, ये बड़ी अजीब बात लगती है मुझे। अगर यही बात मैं आपको पढ़ा रहा होता ना बिजनेस लॉ के अंदर, तो आप सारे इधर उधर कहीं निकले होते। लेकिन अगर टैक्स के अंदर बैठ कर आप सुन रहे हैं तो आप बोले हाँ यार ये तो अब टॉपिक से हटके बात हो रही है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना। तो इंटरेस्ट लेके सुन रहे हैं। तो मैंने कहा ये काम ही उलट करना चाहिए, टैक्स की क्लास में कुछ और पढ़ाएं, किसी और क्लास में कुछ और पढ़ाएं, ताकि मजे से पढ़ते रहे। चले काफी आज के लिए। यस सर। यार वो ये इतने पुराने केस लॉज हैं कि अब तक तो ये वफात भी पा चुके होंगे, ठीक है ना। वैसे जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसके पास, उसके लिए मेरे पास एक जवाब और भी है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग में आ गया तो गैर मुनासिब बन जाएगा।